हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था अपवर्तन के अनुप्रयोग, और अपवर्तन के अनुप्रयोग में भी हम 4 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। 4 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। इसमें पहला अनुप्रयोग था तारों का टिमटिमाना, दूसरा उपयोग था बच्चों सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्योदय के पश्चात सूर्य का दिखाई देना, तीसरा अनुप्रयोग था पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, और फोर्थ अनुप्रयोग था कांच, आयताकार कांच की पट्टिका या स्लैब द्वारा अपवर्तन। और लास्ट एंड फाइनल हम 5वां अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पास बोर्ड के सामने है कि जल से भरे हुए किसी टैंक या पात्र के पैंदे का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। हमने क्या कहा? 5वां अनुप्रयोग क्या बोल रहा है आपसे कि जल से भरे हुए किसी पात्र या पैंदे का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। इसका मतलब क्या है वो समझिएगा बच्चों। इसका मतलब ये है कि कोई, जैसे कि सपोज करो इधर बोर्ड पे देखना कि ये कोई पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है? पानी, जल भरा हुआ है, और इसका पैंदा है यहाँ पे, ये पैंदा रहा इसका। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो ये क्या होगा? पैंदा आपको यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा यहाँ दिखेगा। थोड़ा यहाँ दिखने का मतलब ये है कि आपको इस पानी की गहराई थोड़ी कम प्रतीत होगी। आपको लगेगा पानी थोड़ा कम गहरा है। जैसे गाँवों में या फिर सिटियों में अपन किसी नदी के किनारे रहते हैं, और जब नदी को ऐसे देखते हैं किनारे से तो आपको लगता है कि नदी कम गहरी है, तो एक्चुअल में होती वो ज़्यादा गहरी है, उसकी गहराई यहाँ तक होती है, लेकिन आपको लगेगा उसकी गहराई कहाँ तक है? यहाँ तक, मतलब वो इतना सा गहरा है, जबकि वास्तविकता में वो कितना गहरा होता है? इतना गहरा होता है। ये कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के। क्यों? उसका रीजन बोर्ड पे देखिएगा बच्चों। मैंने क्या कहा? ये कोई पात्र है। अब देखो रफली डायग्राम मैं इधर समझा रहा हूँ बोर्ड पे, एक बार देखना, फिर इस डायग्राम का आपका ऑटोमेटिक सारा समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा? ये कोई पात्र है। पात्र में क्या भरा हुआ है? जल्दी से बोलिए, पानी। पात्र पे ये क्या है? बिंदु पी पे कोई पैंदा है। बिंदु पी पे क्या है? पैंदा है। हमने क्या कहा? यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है, और जब यहाँ से प्रकाश किरणें बच्चों जाएगी तो मुझे बताओ कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो विलंब के पास आएगी या दूर हटेगी? आप कहोगे सर विलंब के दूर हट गई। देखो दूर हट गया, ठीक है, दूर हट गया हमने विलंब के, ये रहा विलंब, दूर हट गया ना। जो किरण आ रही है उसको आपतन कोण आई। अजी आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण आई तो बोलोगे। अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलोगे? अपवर्तन कोण। और ठीक है ना, इतना तो ठीक है। सुनिए आगे देखो, ये जेड बन रहा है। जेड का मतलब कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। तो ये आई है तो ये भी कितना होगा? आई होगा। क्लियर है? ये आई है तो ये भी आई, क्योंकि एकांतर कोण होता है। मैंने क्या किया बच्चों? इस लाइन को पीछे बढ़ाया, क्योंकि आप यहां से देख रहे हो किरणों को, तो यहां से लाइन, ये किरणें कहां से आती हुई लगेगी? यहां से, कोई बिंदु क्यू से। वास्तव में किरणें आ कहां से रही है? बिंदु पी से, लेकिन आपको लग कहां से रहा है? कहां से किरणें आ रही है? बिंदु क्यू से आ रही है। मतलब पैंदा आपको यहां नहीं लग रहा, पैंदा आपको इस जगह लग रहा है। मैंने अभी अभी कहा पैंदा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। हुआ कि नहीं हुआ? आपकी आंखों द्वारा हो गया। सही है। अब सुनिए, अगर ये कोण आर, देखो ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये कोण आर बनेगा तो ये कोण भी कितना बढ़ेगा? आर, क्योंकि दोनों कौन से कोण हैं? संगत कोण है। ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा समांतर रेखा अगर किसी को काटती है तो जितना कोण ये होता है उतना कोण ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है बच्चों, वही तो ये डायग्राम है। फोकस करो। ये पी बिंदु रहा, किरणें आई, दूर चली गई, ये कोण आर तो ये कोण भी आर, ये कोण आई तो ये कोण भी आई। देख लीजिए वहां का। अब सुनो, मैंने कहा इस नदी की, इस पानी की वास्तविक गहराई कितनी है? H2। मैंने कहा बिंदु P, क्योंकि जो ये ऊंचाई है,
ये ऊंचाई कितनी है h1, जिसको मैंने क्या कहा, आभासी गहराई, जो आपको लग रहा है नहीं। पैंदा यहाँ है लेकिन आपको लग रहा है आपकी आंखों से कि पैंदा कहाँ है, बिंदु Q पर है। समझ में आया बच्चों? क्या है, इतना उठा हुआ है पैंदा, लग रहा है आपको प्रतीत। ये n डैश लिख दिया मैंने, इसको P बोला, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूँ S। इस बिंदु को क्या बोल दिया मैंने बच्चों, S। आई थिंक इस डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इस डायग्राम को इस रफली डायग्राम से समझा चुका हूँ आपको। अब मैं इसकी छोटी सी डेरिवेशन कर रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से। जहाँ दिक्कत आए आराम से फोकस कीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ बोर्ड पे देखना एक बार, यहाँ एंगल पी एस एन डैश इज इक्वल टू है एंगल क्यू पी एस के, जो कि एंगल है आई। क्यों है एंगल आई? क्योंकि ये है एकांतर कोण, क्योंकि जेड की शेप बना रहा है। सुनिए वापस से, सुनिए ढंग से। मैंने कहा ये जेड बन गया। अगर ये जेड बना तो बच्चों एक चीज देखो, पी एस एन डैश ये कोण, पी एस एन डैश ये एंगल इज इक्वल होगा किसके, क्यू पी एस के, इस एंगल के, जो कि आपस में क्या है, एकांतर कोण है। यहां तक सही है सब कुछ? आगे चलिए, आगे सुनिए। अब मैं ये आर की बात कर रहा हूं, मैं आर की बात कर रहा हूं। देखो मैं इसको एस टी बोल देता हूं, इस बिंदु को मैं आर की बात कर रहा हूं। देखो एंगल एन एस टी, बच्चों डायग्राम में देखो, एंगल एन एस टी ये वाला एंगल आर इज इक्वल टू है एंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस इस एंगल के। और दोनों एंगल किसके बराबर है, आर। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये कैसे कोण है, ये संगत कोण है। कैसे कोण है विद्यार्थियों? संगत कोण है। आई थिंक यहां तक आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि ऐसे एंगल आई और ऐसे एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं। मैं डेरिवेशन के थोड़ा सा आगे फिर बढ़ता हूं, अच्छे से देख जाना, एक एक चीज समझ में आएगी। त्रिभुज, देखो एक बार मैंने क्या कहा, मैंने कहा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज मैं ले रहा हूं? देखो ट्रायंगल क्यू आर एस, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, छोटे वाले ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्यू आर एस में अगर मैं ट्रायंगल क्यू आर एस की बात करूं इस त्रिभुज की, तो मुझे बताओ साइन ऑफ आर कितना होगा? साइन थीटा क्या होता है मुझे बताइए? साइन थीटा क्या होता है? याद है? लाल बट्टा कक्का। अरे 10वीं क्लास का कक्का याद है? लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है इस त्रिभुज? कोण के सामने हमेशा लंब होता है बच्चों, ध्यान रखना। लंब क्या है इसका? आर एस। देखो ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये वाला लंब क्या है? आर एस। सही है विद्यार्थियों? और कर्ण क्या है? क्यू एस। देखो इस त्रिभुज में कर्ण क्या है विद्यार्थियों? क्यू एस। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या? देख लो वापस से, कोण के सामने लंब होता है, लंब है आर एस, और कर्ण क्या है? क्यू एस। ये है आधार क्यू आर। ठीक है, अगला त्रिभुज ले रहा हूं, फिर सुनिए। त्रिभुज पी आर एस में, बोर्ड पे देखना बच्चों, पी आर एस कहां पे है? पी आर एस, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूं, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। अगर बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूं तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में साइन आई क्या है? लंब कितना है? आर एस, और कर्ण कितना है? पी एस। डायग्राम देखिए, लंब कितना है? आर एस, और कर्ण कितना है? पी एस। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? चले आगे। ओके, अब सुनिए, हमारे पास साइन आई और साइन आर आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, फिर आगे जैसे मैंने बढ़ा, मैंने क्या कहा था? ये जल है और ये क्या है? वायु है। तो विद्यार्थियों, प्रकाश किरण जल से कहां जा रही है? वायु में। इसका मतलब जल के सापेक्ष जहां से जा रही है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक।
अरे आपको पता है, आप पहले क्या बोलते थे, ऊपर वाला माध्यम पहला, नीचे वाला माध्यम दूसरा। तो आप बोलते थे पहले माध्यम से किरणें आ रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। तो लास्ट लेक्चर में आपने कहा था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ किससे किरणें जा रही है, जल से। किस में जा रही है, वायु में। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, NaW। कैसे, W मतलब वाटर, पानी के सापेक्ष, A मतलब एयर, वायु का अपवर्तनांक। वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये लिखने के बाद देखना बच्चों, अब जहां से किरणें जा रही है उसका कोण कितना हो गया, I, और कोण यहाँ पे कितना हो गया, R। अरे स्नेल का नियम याद है ना कि यहाँ साइन, जहां से किरणें आ रही है उसका कोण साइन I, और जहां पे जा रही है उसका कोण साइन R। सही है, यहां तक लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हम इन चीजों की बातें। यहाँ के आने के बाद, होने के बाद बोर्ड पे देखिएगा, तो हमने AW निकाल लिया साइन I अपॉन साइन R। अब बच्चे मुझे एक बार बताओ, अगर जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम बोल देंगे सर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब NWA, एयर, वायु एयर के सापेक्ष वाटर का जल का अपवर्तनांक। मुझे बताइए क्या होगा। आप कहोगे सर अगर AW ये है तो WA चाहिए, तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि उल्टे का मतलब ये होता है NaW, जो हमने पढ़ा था N21 के रूप में। तो ये हो जाएगा साइन R अपॉन साइन I। देखिए बच्चों मैंने उल्टा कर दिया, याद है ना आपको, आपने पढ़ा था N21 बराबर होता है 1/N12 के। वही चीज़ें यहाँ की है हमने कि N21 बराबर किया है किसके, N12 के बराबर किया है। इसके बाद सुनिए, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, समीकरण 1 व 2 से साइन R और साइन R का मान रख रहा हूँ। तो जैसे मैंने समीकरण 1 व 2 से साइन R व साइन I का मान रखा, तो बोर्ड पे देखिएगा विद्यार्थियों, NW साइन R कितना है बोलो, RS अपॉन QS इंटू साइन I क्या है, साइन I का मान डिवाइड में आएगा नीचे, RS अपॉन PS। ठीक है, यहाँ तक। जैसे ये चीज़ें यहाँ तक हुई, जो कट रहा है उसको काट दिया, RS से RS काटा, तो आपके पास जो NWA बचा, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, तो NWA जो बचा वो देखना, NWA बच्चों आपके पास बचा PS अपॉन QS के बराबर। क्या बचा, PS अपॉन QS। देखो यहां से PS अपॉन QS। अब बोर्ड पे डायग्राम में देखना, क्या आपको PS पता है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है। क्या QS पता है क्या, नहीं है। अब विद्यार्थियों सुनो, ये तो मैंने डायग्राम को अच्छे फॉर्म में दिखाने के लिए बोला। एक चीज ध्यान रखना, जितनी दूरी ये PR की है ना, लगभग उतनी ही दूरी PS की होती है। अगर ये 10.2 है तो ये 10 होगा बस। ये R बिंदु S के बिल्कुल निकट होता है यहाँ पे। एक्चुअल में भाई आप नदी में देखते हो तो पास की चीज ऐसे थोड़ी, आप बहुत दूर का किनारा यहाँ से देख लोगे। नदी में आप यहाँ खड़े हो तो नदी के नियरेस्ट बिंदु जो देखते हो, पास का बिंदु जो देखते हो ऐसे, तो मतलब कहने मतलब ये जो आप देख रहे हो ना बिल्कुल यहाँ पे है। इसका मतलब PS जो दूरी है, ये तो दूर बना दिया डायग्राम प्रॉपर बनाने के लिए। इसका मतलब PS जो दूरी है लगभग इसके बराबर PR के। मैं इस लाइन को लिख भी देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। यदि बिंदु S P के अति निकट हो, P के नहीं सॉरी R के अति निकट हो, तो आप यहाँ PS को लिख सकते हो बच्चों, क्या PS को लिख सकते हो आप, क्या चीज लिख सकते हो, PR, और आप यहाँ QS को लिख सकते हो QR। मैंने PS को क्या लिखा PR और QS को क्या लिखा QR। जैसे ये चीजें लिखी, इसको समीकरण 3 डाल के मैंने बोल दिया समीकरण 3 से क्या NWA बराबर हो गया PS की जगह PR और QS की जगह QR।
सही है यहां तक। अब आप देखिए डायग्राम में क्या आ रहा है, पीआर। पीआर क्या होता है, H2। क्यूआर क्या होता है, H1। तो क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या कि NWA इक्वल्स टू आ गया H2 अपॉन H1 के। यही तो फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनना। इसका मतलब वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक या जिस माध्यम से किरणें आ रही है इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो H2। H2 का मतलब वास्तविक गहराई और H1 का मतलब आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होगा। तो आप चाहो तो इस चीज को मैं लिख भी देता हूं। यहां जो अपवर्तनांक होगा वो वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई के बराबर होता है। वास्तविक गहराई H2 है और आभासी गहराई H1 है। और जिस माध्यम से किरणें आ रही है, जिस माध्यम के पैंधे की बात कर रहे हैं, उसका अपवर्तनांक NWA है। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई पात्र जिसमें जो भी दे रखा है जल वगैरह उसका अपवर्तनांक पता हो और वास्तविक गहराई पता हो तो मैं आभासी गहराई को आसानी से निकाल सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस डेरिवेशन में ये छोटा सा पॉइंट था। देखो मैं क्वेश्चन करूंगा भी इस फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर मैं भी क्वेश्चन करूंगा, पर मेरा पहला पर्पज है डेरिवेशन को समझाना। तो आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने एक चीज और देखा होगा क्या कि यहां पर बच्चों पैंदा देख लो, P से Q पर दिख रहा है, मतलब ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। समझ में आ गई ये चीज। क्वेश्चन पे चले हम आप। तो इसी प्रकार से आपके अपवर्तन के अनुप्रयोग जो आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड के सिलेबस में है वो समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस किस प्रकार से किए जाएंगे इसके। तो क्वेश्चंस पे पहला क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले पे ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे ले रहे हैं, वो सुनिएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे देखिएगा, यदि जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 4/3, तो नदी की वास्तविक गहराई कितनी दी है 2 मीटर। तो पूछ क्या रहा है बच्चों आपसे, आभासी गहराई। मैंने अभी भी उस फॉर्मूले को नहीं मिटाया है क्योंकि आप इसका यूज करने वाले हो यहाँ पर। तो आपको अपवर्तनांक दिया है किसका, जल का। मतलब सॉल्यूशन में जल का अपवर्तनांक आपको गिवन है तो लिख दिया मैंने। कितना दिया है बच्चों, एन ऑफ वाटर दिया है या एन ऑफ वाटर दिया है कितना 4/3। ठीक है। आपको वास्तविक गहराई दी है विद्यार्थियों, और वास्तविक गहराई को हम किससे लिखते हैं, H1 से या H2 से, बताइए। आपने कहा सर वास्तविक गहराई को लिखते हैं हम H2 से, तो हमने लिख दिया इसको H2 इक्वल्स टू कितना मीटर, 2 मीटर। पूछा क्या है आपसे, वही जो पूछ रहा है क्वेश्चन, आभासी गहराई, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे थे, H1 से। फॉर्मूला आपके सामने है, लगा दिया। क्या आप जानते हो कि अपवर्तनांक इक्वल्स टू होता है क्या चीज, H2 अपॉन H1। निकालना क्या है, H1 निकालना है। H1 को इधर ले गया तो H2 अपॉन अपवर्तनांक का मतलब N ऑफ वाटर। भाई अपवर्तनांक किसका है, वाटर का ही तो, जल का ही तो। वैल्यू रख दीजिए। H2 कितना है 2 मीटर, वाटर कितना दे रखा है 4/3, 4 नीचे 3 ऊपर, कट गया 2 से 2 बार कटा 3/2, और 3/2 का मतलब कितना मीटर, 1.5 मीटर। इट मीन्स H1 कितना आ चुका है, 1.5 मीटर आ चुका है। इसका मतलब क्या है वो सुनो, कि नदी की एक्चुअल गहराई कितनी है 2 मीटर, लेकिन आप जब देखोगे तो आपको कितना गहरा दिखेगा, मात्र 1.5 मीटर दिखेगा। इसलिए मैंने बोला था नदी में छलांग मत लगा देना। आप कम गहराई के चक्कर में छलांग लगा दो, आप इसके चक्कर में छलांग लगा दो और आपको गहराई मिले ये, और पता चले कहां से कहां पहुंच गए आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी गहराई जो थी वो 1.5 लगेगा, उनकी वास्तविक गहराई कितनी थी 2 मीटर। कोई दिक्कत
लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे और कर लेते हैं अपन। तो अपवर्तन पे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक का ही है, राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, इसको समझना। आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, मैंने फिर कहा डायग्राम मन से नहीं बनाया गया, क्वेश्चन में दिया है। ये डायग्राम दिया, मैं समझाऊंगा क्या है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तीन जो माध्यम है, इन तीनों माध्यमों के अपवर्तनांक के बारे में निष्कर्ष निकालिए। मतलब आपको डायग्राम दिया है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डायग्राम में तीन माध्यम है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों माध्यमों के अपवर्तनांक के बारे में आपको क्या निकालना है, संबंध। कैसे, सुनिए अच्छे से, डायग्राम में फोकस करो। मैंने कहा पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तीसरा माध्यम। पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना, n1, दूसरे का कितना, n2, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n3 है। मुझे संबंध कैसे निकालना है वो समझो। जैसे सपोज करो आप बोल दो कि सर n1 बड़ा है, n2 छोटा है, n3 कम है। मैंने बोला है, निकाला नहीं है अभी तो कुछ भी। या सपोज करो आप बोल दो सर ये ऐसे हो, कुछ भी निकल सकता है, हम निकालेंगे भी। तो मैंने कहा ठीक है सर निकालिए, इन तीनों में क्या संबंध है। ओके, डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। जैसे आपने डायग्राम पे फोकस किया, अब देखो किरणें जब पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है, किरणें जब पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो मुझे बताओ अभिलंब के पास आ रही है कि अभिलंब से दूर हट रही है। आप कहोगे देख लो, आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं, जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन अभिलंब के पास आ गई, अभिलंब की ओर झुक गई है। इसका मतलब कब होता है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अभिलंब के पास आ जाए। ये तभी होता है जब प्रकाश में विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाए। इसका मतलब आपको एक बात और पता है लास्ट लेक्चर्स का, कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो बच्चों जब यहाँ सघन माध्यम है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ n2 ज़्यादा होगा किससे, n1 से। दिख रहा है ना, क्योंकि इससे इस माध्यम में जाने पर किरणें अभिलंब के पास आ रही है। इसका मतलब ये दूसरा माध्यम सघन है, सघन है तो सघन का अपवर्तनांक विरल से अधिक होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो आगे। अब देखो जब प्रकाश दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाए तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो सर अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब से दूर मतलब सघन से किरणें किस में जा रही है, विरल में। सघन से किरणें जब विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हट जाती है बच्चों, दूर हट जाती है। इसका मतलब अभी भी ये सघन माध्यम है, तो अभी भी n2 अधिक है किससे, n3 से। सही है ना, सही है। जब मैं बोल रहा हूँ उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, थ्योरी फॉर्म में लिखना है, बस है ये। अब सुनो लास्ट एंड फाइनल, आपको इन दोनों से एक चीज दिख गई कि n1 और n3 से सबसे बड़ा कौन सा है सर, सबसे बड़ा है सर n2। ठीक है सर, लिख दिया सर हमने, निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं एक तरीके से कि सर ठीक है n2 बड़ा है। परंतु अभी डाउट ये है कि इन दोनों में से n1 बड़ा है कि n3 बड़ा है। हम यहाँ सेकंड पोजीशन पे किसको लिखे, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम दिया तो डायग्राम का यूज करो। देखिए यहां इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक n3, मुझे n1 और n3 में ही देखना है। तो देखिए इसका कोण I है, इसका कोण बन रहा है R2। मुझे बताइए एंगल I बड़ा है कि एंगल R2 बड़ा है। आप कहोगे कि सर देखो एंगल I ये रहा, एंगल R2 ये रहा। आप कहोगे सर एंगल R2 बड़ा है। डायग्राम में दिखा रहा देखो ये कितना बड़ा एंगल बन रहा है, कितना कोण झुक रही है इधर, ये कम है। तो मुझे एक बात बता दीजिए अब अच्छे से, लास्ट पॉइंट है बस ये। आप बोल रहे हो कि सर एंगल R2 बड़ा है एंगल I से, तो एंगल R2 बड़ा है मतलब इसमें किरणें ज्यादा दूर जा रही है बजाय इसके, इसमें किरणें ज्यादा दूर जा रही है। इसका मतलब ये ज्यादा विरल है कि ये ज्यादा विरल है। आप कहोगे सर विरल माध्यम में किरणें अभिलंब से दूर जाती है और दूर इसमें जा रही है, ज्यादा दूर इसमें जा रही है, क्योंकि विरल माध्यम में कोण ज्यादा बनता है सघन माध्यम से।
इसका मतलब ये बात क्लियर हुई आपके कि सर एंगल R2 ज़्यादा है एंगल R1 से। इसका मतलब सर ये ज़्यादा है इससे कोण से, तो ये ज़्यादा विरल है, ये ज़्यादा सघन है, और ये ज़्यादा सघन है मतलब N1 किससे ज़्यादा हो गया सर? N3 से ज़्यादा हो गया है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये कोण कम बढ़ रहा है मतलब ये सघन है, ये कोण ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब इसके कंपेयर में ये विरल है। और जैसे ये हुआ आपका डाउट भी क्लियर हो गया कि N1 सेकंड पे आएगा सर और N3 थर्ड पे आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक सघन सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? दूसरे माध्यम का। फिर सेकंड पे कौन है? पहला माध्यम। और सबसे लास्ट में कौन है? तीसरा माध्यम होता है। इसका मतलब आपके, अब देखो एक चीज और, हमने अपवर्तन से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन से सब कुछ डिस्कस किया है, और अपवर्तन का जो एक टॉपिक है, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के अनुप्रयोग और ये क्वेश्चंस, ये यहीं पे क्या होता है? समाप्त। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।